अब numpy की बात करें तो सीधा सीधा अगर कहा जाए कि numpy क्या होता है, तो numpy को समझने से पहले एक और टॉपिक को समझ लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर से तरीके से numpy समझ में आएगा। इस टॉपिक का नाम क्या है? एरे। अब एरे जिन्होंने पहले कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा होगा ज़रूर सुना होगा एरे के बारे में, चाहे वो सी हो, C++ हो, जावा हो, कोई भी अगर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आपने पढ़ा होगा तो एरे के बारे में सुना होगा। अगर नहीं भी सुना है तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताओ कि हमें अपने लिए सिर्फ 2 मिठाई रखना है तो क्या करेंगे? एक लंच बॉक्स का एक सिंगल डब्बा लेंगे जिसमें हम अपने लिए 2 मिठाई ला सकते हैं, या एक एप्पल के कुछ स्लाइसेस रख के ला सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि मैं कहीं से लंच मंगवा रहा हूँ अपने लिए तो हमारे लंच में अलग अलग तरह के चीज़ें होंगी, तो उसके लिए क्या होगा? बॉक्स तो होगा, लेकिन क्या एक ही बॉक्स होगा? नहीं, कलेक्शन ऑफ या मोर देन 1 बॉक्सेस का एक क्या होगा? कलेक्शन होगा। उसे क्या कहेंगे? एरे बोलेंगे। अगर नॉर्मल टर्म में कहा जाए और इसको आसान शब्दों में कहा जाए तो अगर मान लो कि हमारे पास एक क्या है, एक सिंगल ब्लॉक का, इसको हम क्या बोल सकते हैं? ब्लॉक। एक सिंगल ब्लॉक मेमोरी है, इसमें हम डेटा कितना रख सकते हैं? कोई एक सिंगल डेटा रख सकते हैं। मान लो यहाँ हमने 77 रख दिया। अब अगर कोई नया वैल्यू रखेंगे तो ये क्या होगा? इस पे ओवरराइट हो जाएगा, मतलब पहले वाला वैल्यू हट जाएगा। तो इसे आप बोलोगे एक मेमोरी ब्लॉक। क्या बोलोगे इसे? मेमोरी ब्लॉक बोलोगे। अब ये 77 क्या है इस मेमोरी ब्लॉक? क्या बोलोगे इसको? ये वैल्यू है और इसका कुछ न कुछ नाम होगा। मान लो कि x, तो x को क्या बोलोगे? x को क्या बोलोगे? वेरिएबल बोलोगे। x क्या है? एक वेरिएबल है। और ये जो पूरा बॉक्स बना जहां डेटा रखा गया, इसे क्या बोल रहा हूं मैं? मेमोरी ब्लॉक बोल रहा हूं। अब इसको कहीं ना कहीं तो जगह मिला होगा ना। इसको जगह कहाँ मिलता है? रैम के अंदर। तो रैम में मान लो कि 7706 एक लोकेशन है। ये क्या है? लोकेशन। क्या बोलेंगे इसको? मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन, या फिर इसी को एड्रेस भी बोलेंगे, या इसको क्या कह सकते हैं? एड्रेस। तो जब हमें कोई डेटा स्टोर करना होता है तो एज सिंपल मुझे पता है कि एक मेमोरी ब्लॉक बनाना पड़ेगा। अब उस मेमोरी ब्लॉक में हम कोई एक सिंगल वैल्यू रख सकते हैं किसी भी टाइप का। अब इसमें जो वैल्यू रखेंगे उसे तो वैल्यू कहेंगे, लेकिन ये मेमोरी ब्लॉक को जो जगह मिलेगी जहाँ पे, उसका जो एड्रेस होगा उसे क्या बोलेंगे? मेमोरी लोकेशन या एड्रेस। और मेमोरी ब्लॉक को जो रिप्रेजेंट करेगा उसे क्या बोलेंगे? वेरिएबल। चलो यहाँ तक तो क्लियर है सीन। लेकिन तब क्या जब मुझे मल्टीपल वैल्यू रखना हो? मान लो ये रोल नंबर था, सपोज x नहीं था, ये क्या था? रोल नंबर था। तो कितने स्टूडेंट का रोल नंबर इसमें स्टोर हुआ है? 1 का। लेकिन मुझे 1 का नहीं चाहिए, मुझे 5 स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए। तब तो अगर 5 ब्लॉक का चाहिए तो 5 क्रिएट करने से बढ़िया क्या होगा? 5 इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाने से पहले एक कितना बड़ा मेमोरी ब्लॉक बना ले जिसमें कितने ब्लॉक्स बने हो इंटरनली? 5। ये कैसा रहेगा? ये ज्यादा बेहतर रहेगा। अब इसे हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है? रोल 0 है, रोल 1 है, रोल 2 है, रोल 3 है, रोल 4 है। तो यहाँ अगर हमने पहले स्टूडेंट का रोल नंबर रखा तो यहाँ दूसरे का रख सकता हूँ, या तीसरे का, चौथे का, 5वें का, इस तरीके से। तो अब जाकर के आप बोल सकते हो कि रोल नंबर क्या हुआ? एक, हाँ, एक एरे टाइप का वेरिएबल। अब ऐसा तो हम लोग ऑलरेडी पाइथन में पढ़े हैं एक, जिसका नाम क्या था? लिस्ट। लिस्ट में भी तो डेटा रख सकते थे मल्टीपल, हाँ जी रख सकते थे, लेकिन लिस्ट से एरे फास्ट होता है। लिस्ट के पास कुछ गिने चुने मेथड्स हैं, लेकिन एरे के पास बहुत वाइड वैरायटी ऑफ मेथड्स हैं। लिस्ट के ऊपर साइंटिफिक, मैथमेटिकल या एनालिटिकल ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना हो तो मुश्किल है थोड़ा। एरे बनाया ही गया है हायर एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। तो अगर एरे लिस्ट की बात करें तो लिस्ट में सिर्फ सिंगल डायमेंशनल एरे ही बना सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे
नहीं बना सकते। लेकिन एरे में है कि आप सिंगल डायमेंशनल भी बना सकते, मल्टी डायमेंशनल बना सकते। मतलब ये कि आप यहाँ मैट्रिक्स के ऊपर अलग अलग कैलकुलेशन भी कर सकते। शायद ऐसा आपने मैथ में देखा होगा, पढ़ा भी होगा शायद। क्या बोल सकते हैं इसको? अगर ऐसा कुछ क्रिएट करना है तो ये लिस्ट में पॉसिबल है नहीं। ये इस तरह का अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड हायर एंड अगर मुझे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इसके लिए लिस्ट नहीं बल्कि क्या यूज करना पड़ेगा? एरे का यूज करना पड़ेगा। तब सवाल ये आता है कि एरे है क्या? तो एरे को हम बोल सकते हैं एरे इज linear collection of elements of same data type। एरे क्या है? लीनियर। लीनियर क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज एरे में जितने ब्लॉक्स होंगे वो एक सीक्वेंस में होंगे। मतलब अगर ये 0 इंडेक्स है तो ये 1 होगा, ये 2 या 3 नहीं हो सकता। और अगर ये 2 है तो इससे पहले का ब्लॉक 1 ही होगा और इसका नेक्स्ट ब्लॉक 3 होगा। ये फिक्स है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एरे क्या है? लीनियर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप है। एरे का 2 टाइप होता है। कौन कौन सा 2 टाइप होता है? एक होता है 1D। 1D बोला जाए तो 1 डायमेंशनल एरे। 1 dimensional array। 1 dimensional array has single row and multiple column inside the row। अगर मान लो ऐसा कहीं बना हुआ दिख रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? 1D बोलेंगे, 1 डायमेंशनल एरे बोलेंगे। क्यों? बिकॉज इसमें एक रो है लेकिन कॉलम कितने हैं? मल्टीपल है। इसको क्या बोलोगे? ये कॉलम हो गया 1 2 3 4 5, बट रो कितना है? रो तो एक ही है। तो इसे क्या बोलेंगे? सिंगल डायमेंशनल एरे बोलेंगे। अब दूसरी बारी आती है किसकी? n डायमेंशनल एरे। क्या बोलेंगे? ND। मतलब n डायमेंशनल एरे। अब ND के बारे में अगर हम बात करें तो क्या बोलेंगे? n डायमेंशनल एरे has multiple row and each row has multiple column। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें मल्टीपल रो होगा और हर रो में मल्टीपल कॉलम होगा। So it is also called array of array। इसे क्या बोल सकता हूं मैं? array of array। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है यहाँ, यही से शुरुआत होता है numpy का। बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, चाहे वो C हो, C++ हो, जावा हो, सभी में मल्टी डायमेंशनल एरे सपोर्ट करता है। लेकिन किसमें मल्टी डायमेंशनल एरे सपोर्ट नहीं करता है? पाइथन में बाय डिफ़ॉल्ट मल्टी डायमेंशनल एरे सपोर्ट नहीं होता है। तो यहाँ मल्टी डायमेंशनल एरे बनाने के लिए एक अलग पैकेज बनाया गया है और उसी पैकेज का नाम क्या है? numpy। तो इस बात को भी यहाँ मेंशन कर दिया जाए। बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन नॉट सपोर्ट मल्टी डायमेंशनल एरे। बाय डिफ़ॉल्ट Python not support multi-dimensional array, but a special package
can be used in Python named NumPy to create and manage multi। अब कम से कम NumPy क्या होता है उसके बारे में पहले से ही भूमिका तैयार है, नहीं? Store multiple value single variable in a linear fashion का यही होता है स्पेलिंग। To store multiple value in a single variable in a linear fashion array can be used। अगर एक ही वेरिएबल में हमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना है, वो भी लीनियर फैशन में, तो इसके लिए पिक्चर में क्या आता है? अब दिमाग में एक सवाल और आएगा कि क्या इसके लिए लिस्ट यूज़ नहीं कर सकते? तो बोलेंगे नहीं, लिस्ट नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ फास्टर than list and it has a wide range of predefined function that allow us to perform higher end calculation। एनालिसिस। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया, उससे पहले ही उसका जवाब भी हो गया कि क्यों लिस्ट जब था तो भी आया एरे? क्योंकि एरे के पास बहुत ही वाइड रेंज का क्या मिलता है? प्रीडिफाइंड फंक्शन मिलता है, जो कि मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इन सारे जगहों पे जो हायर इन डेटा को हमें प्रोसेस करना होता है, उसके लिए इसके पास पर्याप्त फंक्शन दिए गए हैं जो लिस्ट के साथ अवेलेबल नहीं था। लिस्ट में मल्टी डायमेंशन का भी कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन एरे में मल्टी डायमेंशन का कॉन्सेप्ट है। ये भी एक बेनिफिट है। तो एरे क्या होता है ये हमने समझा। क्या एरे क्या होता है ये समझा। एरे लिस्ट से क्यों बेहतर है? क्योंकि ये फास्ट है, इसके पास नंबर ऑफ फंक्शन, प्रीडिफाइंड फंक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, है ना, जो कि हायर एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन और एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है इन केस ऑफ मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। तो अभी हमारा मेन मोटिव क्या है? डेटा साइंस। उसके बाद मैंने क्या लिखा है कि दो तरह का होता है। कौन कौन सा? वन डायमेंशनल और एन डायमेंशनल। बहुत जगह पे आप 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल भी देखोगे। अरे भाई तो एक से अधिक हो गया तो क्या एन नहीं कह सकता हूँ उसे? कह सकता हूँ। तो ज़्यादा टाइम क्या वेस्ट करना, सीधी बात, या तो 1 डायमेंशन या एन डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन। अब रही बात एरे के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो एरे का इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है? हमेशा 0 से शुरू होता है। एरे एक ही टाइप के मल्टीपल वैल्यू को रख सकता है। अब ये क्या होता है? ये श्रिंक भी हो सकता है और एक्सपैंड भी हो सकता है। मान लो कि कोई एक एरे है पहले से बना हुआ, उसमें पहले से 10 वैल्यू रखे गए हैं। अगर उसमें मुझे 3 ही वैल्यू रखना है, 7 वैल्यू को डिस्कार्ड कर देना है, तो आप ऐसा कर सकते हो बहुत ही। अगर मान लो पहले से कोई एक एरे बना हुआ है जिसमें 1000 एलिमेंट है, मुझे अब उसमें 1010 एलिमेंट्स रखने हैं, तो आप उसको एक्सपैंड भी कर सकते हो। तो कई कारण है जिसकी वजह से हम लोग एरे को यूज करते हैं। सबसे बड़ा कारण ये है
कि इसमें डेटा को स्टोर करना और मैनिपुलेट करना ज़्यादा इजी है रैदर देन एनी अदर डेटा टाइप जो कि हमने पहले पढ़ा है, लाइक लिस्ट हो गया, ट्रिपल हो गया, सेट हो गया। उसके कंपैरिजन में इसमें डेटा रखना और डेटा को हैंडल करना बहुत ही फास्ट होता है और इजी होता है। अब नमपाई के बारे में अगर हम बात करें कि नमपाई क्या है तो क्या बोलेंगे? इट इज अ स्पेशल मॉड्यूल ऑफ पाइथन दैट स्टैंड्स फॉर, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, नाम में ही सब कुछ इसका छुपा हुआ है, न्यूमेरिकल पाइथन। इट इज अ स्पेशल मॉड्यूल ऑफ पाइथन दैट स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। मतलब ये कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन और एनालिसिस के लिए, एक हायर एंड कैलकुलेशन और एनालिसिस के लिए एक मॉड्यूल बनाया गया और उसी का नाम रखा गया नमपाई। नमपाई शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या है? न्यूमेरिकल पाइथन। अब नमपाई एक्चुअल में इसलिए आया था क्योंकि पाइथन के पास मल्टी डायमेंशनल एरे बनाने का फैसिलिटी नहीं था। तो हम क्या कह सकते हैं ये बात? पाइथन नमपाई allow us to create single dimensional array as well as multi dimensional array. NumPy allow us to create single dimensional array as well as multi dimensional array. It has a wide range of क्या तो ऊपर एक भी गलती लिखे हैं क्या? कहाँ पे बताओ तो? नीचे का है आगे। अच्छा छोड़ो। It has a wide range of built-in function. It has a wide range of built-in function for machine learning and data sets. ये तो कुछ थ्योरेटिकल बातें हो गई। अब ज़रा इसका यूज़ सीख लेते हैं कि कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लो कि अगर नमपाई को यूज़ करना है तो सबसे पहले इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना होगा? नमपाई को अगर यूज़ करना है टू यूज़ नमपाई क्या क्या करना होगा? पहले नंबर पे डाउनलोड करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे क्या करना होगा? इंस्टॉल करना होगा। तीसरे नंबर पे क्या करना होगा? इंपोर्ट करना होगा। और चौथे नंबर पे आप इसे यूज़ कर सकते हो, है ना? चौथे नंबर पे क्रिएट कर सकते हो एरे को। पाँचवें नंबर पे आप उस पर कोई भी ऑपरेशन कर सकते हो। तो कम से कम 5 स्टेप चाहिए होगा अगर क्या यूज़ करना है आपको? नमपाई यूज़ करना है। तो चलो अब हम लोग आते हैं सीधा प्रैक्टिकल पार्ट। थ्योरेटिकल एनफ है इतना। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ CMD ओपन कर लेना है। अब CMD क्यों ओपन करेंगे? ये देखने के लिए कि इसमें पहले से क्या है, नमपाई है या नहीं। क्या लिखेंगे? पिप फ्रीज। मेरे में तो होगा ही ना का, तो चांसेस ही नहीं है। देखो तो इसमें दिख रहा है कहीं? अब देखो तो है।
नहीं है। कोई नहीं है तो और अच्छी बात है। क्या लिखेंगे? पिप इंस्टॉल numpy। क्या ये जो पिप इंस्टॉल कमांड चला रहे हैं उस टाइम पे इंटरनेट कनेक्शन चाहिए आपके सिस्टम पे कि नहीं चाहिए? हम लोग आइडियली में ही ये सारा चीज़ करेंगे या फिर कोई और दूसरा यूज़ करेंगे? तो कहीं करे, क्या दिक्कत है? नहीं पूछ रहे हैं। हम बहुत खिसियाइएगा तो VS कोड में कीजिएगा और क्या कीजिएगा। आईडी मैटर नहीं करता है, मतलब ये यूजुअली लोग एनाकोंडा शायद एनाकोंडा हो गया, पाइचाम भी यूज़ करता है, पाइचाम यूज़ करता है। अब पाइचाम के साथ कहानी है क्यों पेड है, फ्री नहीं है। अभी मेजोरिटी ऑफ जो डेवलपर है वो VS कोड को यूज़ करता है। क्यों? रीज़न है कि VS कोड फास्ट है। VS कोड में फीचर भी एज़ कम्पेयर टू एनी अदर आईडी सबसे ज़्यादा मिलता है। और सबसे जो बड़ी बात है कि वो फ्री का है। यहाँ तो जिसका देखते हैं कि पटना में अगर 3 गो मकान है वो भी BPL में आता है, वो भी 5 किलो अनाज लेगा। तो लोग को फ्री का जो चीज़ें हैं ना बहुत रास आता है, और गवर्नमेंट भी इसका पूरा फायदा उठाता है। मतलब बोले कि टैक्स इम्पोज कर देंगे आप पे हम इतना हैवी, अब बाद में 5 किलो देंगे, आप उसी में खुश रहो। लोगों का भी वही माइंडसेट है, गवर्नमेंट भी उसी को कैश करती है। तो हाँ, क्या अपडेट करना? तो अपडेट लिख देना पड़ेगा और क्या, माइनस माइनस अपडेट और फिर लास्ट में मॉड्यूल का नाम वो खुद ही दे देता है। जब अपडेट करना होता है तो एक वार्निंग एरर देता है, उसमें नीचे सिंटैक्स भी लिखा हुआ रहता है। नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, और देख करके भी कर सकते। तो VS कोड को यूज़ करेंगे जो सबसे बढ़िया है, और बाकी एनाकोंडा के पीछे नहीं भागना है या पाइचाम, बिकॉज वो पेड है। हाँ, तो पाइचाम खरीदिए तो काहे हम खरीदने पे जाएंगे, इसलिए सबसे बढ़िया है VS कोड को यूज कीजिए। VS कोड में इजी इंटीग्रेशन हर एक किसी के साथ, गिटहब के साथ इजी इंटीग्रेशन है, क्योंकि अगर हम डेवलपर हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं, तो भैया हमारा प्रोजेक्ट तो गिटहब पे रहना चाहिए ना, कि नहीं रहना चाहिए। तो उन सारे केसेस में भी VS कोड ज़्यादा बेहतर है। और हमारा तो एक सिंपल फंडा है कि खाना बढ़िया होना चाहिए, बर्तन कौन सा है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। वो VS कोड यूज़ करे, आइडियली यूज़ करे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब दोबारा अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे पिप फ्रेज और क्या यहाँ पे numpy, तो ये हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने कोड के तरफ। तो अभी हम आइडियली को ही यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले हमें सिंगल डायमेंशनल एरे बनाना है, मतलब एरे क्रिएट करना है विदाउट यूजिंग numpy, ताकि दोनों में हम लोग डिफरेंसेस को समझ सकें। तो अगर एक सिंपल एरे मुझे बनाना है, मैंने यहाँ पे डाला, चलो मार्क्स, ऐसा डाल सकते हैं क्या, कुछ स्टूडेंट का मार्क्स हमें स्टोर करना है। अब एरे बनाने के लिए पहले मुझे एरे मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम एरे क्या करो, इंपोर्ट स्टार, ऐसा कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अब एरे क्या है, एरे एक बिल्ट इन मॉड्यूल होता है। ये numpy की तरह नहीं है कि इसको हमें डाउनलोड और इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसको इनलाइन मॉड्यूल कहा जाता है, जो पाइथन पैकेज के साथ ही मिल जाता है, उसी को कहते हैं इनलाइन मॉड्यूल। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे एरे। अब एरे बनाने के लिए
एरे क्या एक फंक्शन है, एक मेथड है जो किस मॉड्यूल में है, एरे मॉड्यूल में है। अब इसमें हमें 2 पैरामीटर पास करना पड़ता है। कितना पैरामीटर? 2 पैरामीटर। पहला पैरामीटर होता है इसका डेटा टाइप, दूसरा पैरामीटर होता है एलिमेंट्स या वैल्यूज। अब डेटा टाइप में भी कहानी अलग अलग है। इंटीजर रखना है तो अलग होगा, कैरेक्टर रखना होगा तो अलग होगा, फ्लोट रखना होगा तो अलग होगा, डबल रखना होगा तो अलग होगा। इसे टाइप कोड कहते हैं। क्या बोला जाता है? टाइप कोड। अब अगर इंटीजर रखना है तो हम आई रखेंगे या बड़ा वाला आई रखेंगे, इन दोनों में भी अंतर है। बड़ा वाला जो आई है उसको कहते हैं साइंड इंटीजर। क्या बोलते हैं? साइंड इंटीजर। ये जो छोटा वाला आई है इसको बोलते हैं अनसाइंड इंटीजर। अनसाइंड इंटीजर कहने का मतलब क्या हुआ? जिसका रेंज नेगेटिव टू पॉजिटिव हो उसको बोलेंगे अनसाइंड, और जिसका रेंज सिर्फ पॉजिटिव में हो, नेगेटिव वैल्यू को नहीं रख सकता, उसको बोलेंगे साइंड इंटीजर। तो याद रखना है एज अ प्रोग्रामर 2 तरह का इंटीजर यूज होता है, साइंड और अनसाइंड। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कोई कि साइंड और अनसाइंड इंटीजर में क्या फर्क है, तो क्या बोलोगे? साइंड इंटीजर का रेंज सिर्फ पॉजिटिव में होता है, लेकिन अनसाइंड इंटीजर का रेंज नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। मतलब नेगेटिव वैल्यू रख सकता है, पॉजिटिव भी रख सकता है। तो स्मॉल आई यहाँ डिनोट करता है किसको? स्मॉल आई डिनोट करता है किसको? अनसाइंड, हाँ अनसाइंड इंटीजर को। अगर वही कैपिटल आई लिख देंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? साइंड इंटीजर को। अगर वही मान लो ABCD स्टोर करना है तो इसको बोला जाता है क्या? यूनिकोड कैरेक्टर। क्या बोलते हैं इसे? यूनिकोड कैरेक्टर। यू रिप्रेजेंट करता है यूनिकोड कैरेक्टर को। अगर वही मान लो फ्लोट वैल्यू रखना हो तो क्या लिखेंगे? F। अगर वही मुझे डबल टाइप का वैल्यू रखना है तो क्या लिखेंगे? D। बट इस I को, U को, F को, D को क्या बोलते हैं? टाइप कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब अगर याद करते करते तो याद हो जाता है, नहीं याद होगा तो कोई नहीं। अब जा करके आप यहाँ गूगल बाबा तो है ही आपके लिए, यहाँ जा करके आप टाइप कोड सर्च कर सकते हो। अगर कभी दिमाग से निकल गया तो टाइप कोड इन पाइथ एरे, वाह, ये खुद समझ गया कि हम क्या जानना चाहते हैं। मैं इसी की बात कर रहा था। पूरा रटने की ज़रूरत नहीं है कि टाइप कोड आप या यूज़ करते करते हो जाएगा, नहीं तो आप रेफरेंस के तौर पे रख सकते हैं कभी। यहाँ है लिखा हुआ आई क्या है? साइंड। आई क्या है? अनसाइंड। हाँ, उल्टा नहीं है, मैं ही उल्टा बोला था। आई जो है वो साइंड इंटीजर होगा, और ये जो कैपिटल आई है वो क्या है? अनसाइंड इंटीजर है, अनसाइंड इंटीजर। और F क्या है? फ्लोट के लिए। D क्या है? डबल के लिए। और U क्या है? यूनिकोड कैरेक्टर के लिए। तो ये चार्ट याद रख लेना है, और नहीं याद रहेगा तो हेल्प लेंगे यहाँ से आकर के। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे एलिमेंट डालना होता है। तो मार्क्स कितने स्टूडेंट का रखना है? मान लो 91, 49, इस तरीके से। अभी हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू रखा है कि नेगेटिव भी रखें? नहीं, एक नेगेटिव भी रख लेते हैं। मान लो किसी का मार्क्स आया है -6। अब ये -6 कैसे आया है? आज हो सकता है नेगेटिव मार्किंग रहा हो। अब हम प्रिंट करके देखना चाह रहे हैं किसे? मार्क्स को। और इसे हम लोग यहाँ से आते हैं। अच्छा, इसका टाइप भी प्रिंट करना चाह रहा हूँ। क्या प्रिंट करना चाह रहा हूँ? प्रिंट करना चाह रहा हूँ टाइप। किसका टाइप? मार्क्स का। रन करता हूँ। एग्जाम्पल एरे, ऐसा सेव कर लें? हाँ, कर लेते हैं। क्या यहाँ पता चला ये क्या है? एरे है, एरे। और इसमें क्या दिख रहा है? अलग अलग एलिमेंट दिख रहा है। इसमें कोई एरर है? नहीं, एरर तो नहीं है। एरर अब होगा सर। अब यहाँ कैप स्मॉल आई के जगह पे कैपिटल आई लिख दो। अब यहाँ एरर देगा, बोलेगा कि नेगेटिव वैल्यू ये सपोर्ट नहीं करता है। क्या कह रहा है? कैन नॉट कन्वर्ट नेगेटिव वैल्यू टू अनसाइंड इंटीजर। इसमें नेगेटिव वैल्यू ये सपोर्ट नहीं करेगा। अच्छी बात है। अगर वही
हम कैपिटल के जगह स्मॉल लिख देंगे तो करेगा। अच्छा तब क्या, जब यहाँ एफ लिख दें तो, लेकिन यहाँ तो फ्लोट में वैल्यू नहीं डालें तो खुद ही से लास्ट में पॉइंट जोड़ देगा, सभी में पॉइंट लिख देगा। जैसे 66 पॉइंट ऐसे कर देगा, 78 पॉइंट, 91 पॉइंट, सभी में पॉइंट जोड़ देगा अगर फ्लोट लेंगे तो। लेकिन तब क्या, जब यहाँ मुझे कैरेक्टर लेना होता तो क्या लिखते, यू लिखना पड़ता, और यू के बाद क्या देना होता, अलग अलग कैरेक्टर देना होता। चलो वॉवेल को ही ले लेते हैं हम लोग, ए ई आई ओ अब अगर हम प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, ए ई आई ओ यू। अब आप ये सोच रहे होगे कि हम लोग तो यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड वैल्यू डाले, यहाँ कॉमा सेपरेटेड नहीं है, तो एरे कॉमा सेपरेटेड वैल्यू को नहीं रखता है, वो तो इंडेक्स से सेपरेट करता है। इसलिए आपको अभी देखने में लग रहा हो कि ये क्या एक वर्ड या एक स्ट्रिंग के जैसा दिखा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस बात को अगर आप समझना चाहो तो आप इसके इंडेक्स को डाल दो, मतलब मुझे 0 इंडेक्स का वैल्यू चाहिए तो क्या आएगा, ये प्रिंट होगा, सिर्फ क्या प्रिंट होगा, ये प्रिंट हुआ। अब अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं मुझे सेकंड इंडेक्स का वैल्यू चाहिए, एंटर करेंगे, अब क्या दिखाएगा, ये आई दिखाएगा। तो इस तरीके से हमने अभी क्या देखा, एरे बनाना सीखा। लेकिन क्या मल्टी डायमेंशनल एरे बन सकता है, नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता। अच्छा चलो इस पर कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं, कैसे। मान लो हमने यहाँ पे एक एरे बनाया जिसका नाम AR1 रखा, और एरे बनाने के लिए हमने I 22 33 44 11 55 चलो मल्टीपल वैल्यू ऐसे रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे इसका टाइप तो हमने जाना ही, मुझे इसका वैल्यू भी प्रिंट करना है, तो क्या लिखेंगे, AR1। आर ऊपर में भी गलती किया हूँ ना, यहाँ नाम बदल के क्या करना पड़ेगा, AR1। अब लेकिन ये तो इसका टाइप बताएगा, ये इसका क्या बताएगा, टाइप ऑफ एरे। चलो ये एरे का टाइप बताएगा, ये क्या बताएगा, वैल्यू ऑफ एरे, ये एरे का वैल्यू बताएगा। अब मुझे एरे का देखना है कि कितने इसमें एलिमेंट हैं, तो प्रिंट क्या करेंगे यहाँ पे, शेप एरे। अब मुझे यहाँ लिखना होगा एरे डॉट ARE1 डॉट यहाँ इंट क्यों नहीं दे रहा है, शेप भी डाल सकते हो, एंडिम डाल सकते हो, क्या डाल सकते हो इस पे, एंडिम डाल सकते हो। हालांकि एंडिम चलता है नमपाई के साथ, ओके एरर तो देने दो, एंडिम नहीं चलेगा यहाँ, ये दिखा दिया, एंडिम चलता है नमपाई के साथ, शेप भी चलता है नमपाई के साथ। इसके लिए कोई एक अलग मेथड आता है, जैसे क्या बोलते हैं, इंट नहीं दे रहा है, चलो हेल्प ले लेते हैं। array method in Python to know shape array, शेप है ना, नमपाई में तो ठीक है,
नंपाई में तो ठीक है। क्या है भाई, अरे भाई तो चलो लो पाइथन लिस्ट एरे मेथड्स। ये सब तो ठीक है, कॉपी, क्लियर, अपेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिवर्स। हाँ, इसको भी प्रैक्टिस करना है एक बार। शॉर्ट क्या करता है, शॉर्ट कर देगा असेंडिंग ऑर्डर में, रिवर्स क्या करेगा, रिवर्स कर देगा, रिमूव करेगा, पॉप भी क्या करता है, रिमूव भी करता है, इंसर्ट से इंसर्ट करते हैं, अपेंड भी कर सकते हैं। मतलब जो लिस्ट पे चलाते थे ना वो सारी चीज़ें यहाँ कर सकते हैं, लेकिन हम जो खोज रहे हैं वो मुझे ना तो याद आ रहा है और ना इसमें दिया है। देखता हूँ यहाँ पे इसमें दे दे। इसमें भी नहीं दिया। कोई नहीं, याद आएगा तो उसे बता। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ एंडिम नहीं चलता। अगर वही नंपाई यूज़ कर लेते तो एंडिम चल जाता, कोई इशू नहीं था। अच्छा, मान लो कि एक प्रोग्राम बनाना है एरे से रिलेटेड, कि यूज़र से हमें पूछना है कि आपको कितना एलिमेंट इंसर्ट करना है, और आखिरी में मुझे सर्च करके बता देना है कि वो एलिमेंट हमारे पास है या नहीं, है ना। राइट अ प्रोग्राम टू, फटाफट एक एग्जांपल करते हैं, फिर नंपाई पे जंप कर जाएंगे। तो जो चीज़ें अभी फंस रही है और नंपाई में कुछ नहीं फंसेगा, उसके पास पहले ही पढ़ चुके हैं कि वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शन है हर काम को करने के लिए। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड फाइंड एंड इंसर्ट द एलिमेंट इन द array and then ask element to find inside the array। मतलब हमें सबसे पहले एक एरे कितने एलिमेंट्स का क्रिएट करना है ये पूछ लेना है, और उतने एलिमेंट्स का एरे क्रिएट करने के बाद उसमें उतना एलिमेंट इंसर्ट करना है। एट लास्ट पूछना है कि किस एलिमेंट को खोजना चाह रहे हैं, और जिस एलिमेंट को हम खोजना चाह रहे हैं वो है कि नहीं वो बता दें। तो एक रियल टाइम अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा। चलो कर लेते हैं, इसके लिए क्या लॉजिक होगा देखते हैं। तो सबसे पहले एक ब्लैंक एरे बनाना पड़ेगा बच्चा। अब ऐसे नहीं बनाना होगा, ये तो एरे बना जिसमें कि एलिमेंट पहले ही से ही है। हमें क्या बनाना है, ब्लैंक एरे बनाना है। तो ब्लैंक एरे बनाने के लिए बस मुझे यहाँ पे क्या डालना होगा, टाइप कोड डालना होगा, और बस स्क्वायर ब्रैकेट, कोई एलिमेंट इसमें हम नहीं डालेंगे। ये ब्लैंक एरे बनाने का तरीका। अब हम यूज़र से नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ लेते हैं, तो क्या डालना होगा, इंट इनपुट और क्या, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द एरे। ये आप पूछ लो। अब इसके बाद क्या करना है, एक लूप चलाना पड़ेगा फॉर आई इन क्या, रेंज, और रेंज में क्या डाल देंगे, एनओई, जितना एलिमेंट डाला उतनी बार ना। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ एर वन डॉट अपेंड, एक एक एलिमेंट डालने के लिए क्या फंक्शन है एर के पास, अपेंड है। तो यहाँ लिख सकते हैं अपेंड। चलो अपेंड में क्या पास कर देंगे हम, एरे में अपेंड में क्या पास करेंगे, ये पहले तो इनपुट ले लिया जाए ना। तो हम एक वैल नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, इंट करते हैं, फिर क्या लिखते हैं यहाँ पे इनपुट, और क्या डालते हैं यहाँ पे, एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, एंटर वैल्यू, एंटर अ वैल्यू। अब ये जो वैल्यू हमने एंटर करवाया, इसी वैल्यू को क्या करेंगे हम, अपेंड करते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा लिस्ट ये एक एरे तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद जब ये एरे हमारा तैयार हो जाए तो पूछना है कि आप एलिमेंट टू फाइंड
कौन सा एलिमेंट फाइंड करना है वो अब पूछ लेना है। तो क्या डालूँ मैं यहाँ पे, इनपुट इंटर एलिमेंट टू फाइंड इन द एरे। एरे में कौन सा एलिमेंट फाइंड करना है ये आप बताओ, यही ना। अब इसके लिए क्या तरीका होगा, यूज़र ने तो अपना वैल्यू डाल दिया, अब मुझे एक लूप चला करके एरे के हर एलिमेंट को मैच करवाना पड़ेगा यूज़र ने जो वैल्यू डाला है उससे। अगर मिल जाएगा तो बोलेंगे मिल गया, नहीं मिलेगा तो बोलेंगे कि एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। अब क्या करें, इसके लिए एक लूप चलाएं फॉर आई इन, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इन एरे 1। ये करेगा क्या, एरे 1 के 0 इंडेक्स के वैल्यू को उठा करके आई में रखेगा, फिर एरे 1 के इंडेक्स के वैल्यू को उठा के आई में रखेगा। इस तरीके से एरे के सारे इंडेक्स के वैल्यू को वन आफ्टर अनदर कहाँ डालते जाएगा, आई में। और आई को किससे कंपेयर कर लेंगे, ETF से। तो क्या लिखा जाए, यहाँ लिख सकता हूँ मैं इफ आई इक्वल टू ETF। अगर आई किसके बराबर हो, ETF के बराबर हो, तो एक मैसेज दे दो। क्या मैसेज दे दो, एलिमेंट फाउंड, ऐसा कुछ मैसेज दे दिया हमने। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या मैसेज दे दूं, printf एलिमेंट नॉट फाउंड। क्या हाँ कि ना। लेकिन जब एलिमेंट फाउंड करेगा उसके बाद भी ये कोड चलता रहेगा, जो मैं नहीं चाहता कि चले। तो जैसे ही एलिमेंट मिल जाए उसके बाद क्या हो जाना चाहिए था, तो स्टॉप करने के लिए क्या होता है, ब्रेक लगा दो, यही ना। तो रन करके देखें। अब हमसे पूछेगा कितना एलिमेंट, तो मान लो कि हमने यहाँ पे डाल दिया 4 एलिमेंट। अब हमने डाला अब क्या आएगा, एलिमेंट नॉट फाउंड। ये 4 बार आया, ये तो बिल्कुल नहीं सही लग रहा है। एक बार आना चाहिए था एलिमेंट नॉट फाउंड की, 4 बार आना चाहिए था, एक बार। तो क्या होना चाहिए, क्या चेंजेस करें बताओ। अब ज़रा डाल के देख लेते हैं जिसमें कि है उसमें क्या बग है। मान लो इसमें भी 4 रखा हमने। अब पूछ रहा है क्या खोजना है, सपोज हमने 44 डाल दिया। अब एलिमेंट नॉट फाउंड 2 बार आया, फिर आ रहा है फाउंड, फिर आ रहा है। अब ये तो सही बात नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत करेक्शन रिक्वायर्ड है, कहीं लॉजिक में कुछ सुधार की ज़रूरत है। क्या इसमें ग्लिच दिख रहा है वो समझो और बताओ, कहाँ सुधार करें। हाँ, तो जब तक आखिरी एलिमेंट तक नहीं पहुंच जाए तब तक नॉट फाउंड नहीं दे। अरे भाई मान लो कि हम बोले कि देखो ना इस कमरा में कोई बैठा होगा, वो ये कमरा देखा या बोले कि ऑफिस में पूरा होगा, तो एक एक कमरा देख करके अगर बोल दिया नहीं है तो गड़बड़ है ना। सब जगह पहले देख लो, नहीं मिलेगा तब बोलो कि नहीं है, ये ना अच्छा रहेगा। तो इसके लिए क्या लॉजिक होना चाहिए, जो नॉट फाउंड लिख दिए हैं ये तो गड़बड़ है। ये कर क्या रहा है, मान लो कि आई में आया ये अभी आई में वैल्यू क्या आ गया है 40, और हमने डाला हुआ है 30, नहीं मिला तो लिख देगा। अब हो सकता है कि 40 आखिरी एलिमेंट पे हो, तो 3 बार नॉट फाउंड लिखा। अब ये नहीं होना चाहिए, नॉट फाउंड कब तक नहीं लिखे वो देखना है। आखिरी एलिमेंट तक सर्च करें, नहीं मिले तब ना। बताओ क्या चेंजेस हो। यहाँ मैं लिख सकता हूँ इफ,
और मुझे लेंथ निकाल लेना पड़ेगा कि आखिरी एलिमेंट तक अगर नहीं मिला तब ना बोलेंगे कि एलिमेंट नॉट फाउंड। मान लो पहले ही इंडेक्स पे नहीं मिला तो उसको नॉट फाउंड तो नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे नहीं तो एरे का लेंथ यहाँ पे हमें निकाल लेना पड़ेगा। तो एरे का लेंथ कहीं से निकालने के लिए कोई लॉजिक अभी तक लिखा हूँ मैं? नहीं लिखा हूँ। तो एरे का लॉजिक, लेंथ ऑफ एरे के लिए हमने क्या लिख दिया? एलियन लेंथ, और किसका लेंथ निकाल लेना है? R1 का लेंथ निकाल लेता हूँ मैं, ये पता चल गया। अब क्या कहेंगे हम यहाँ पे कि जब तक किसका वैल्यू, एरे का लेंथ एंड ना हो जाए तब तक क्या होना चाहिए? तो इस बात को लिखेंगे कैसे? ये बात कैसे लिखी जाएगी कि एरे का लेंथ पूरा अगर हो जाए तब ऐसा करो? एरे का लेंथ तो हमारा निकल गया। अगर चाहो तो इसको प्रिंट करके भी देख सकता हूँ मैं। प्रिंट कर लेता हूँ LOA को। अगर मान लो कि हमने यहाँ पे 3 एलिमेंट डाल दिया, ओह ये लिख करके आधा छोड़ा हुआ है। एरे का लेंथ मान लो कि 3 एलिमेंट डाल रहा हूँ मैं, 2 1 3। तो यहाँ 3 क्यों आ रहा है पता? लेंथ बता रहा है अपना। अब क्या खोजना है इसमें? मान लो मुझे इसमें 3 खोजना है, तो 2 बार नॉट फाउंड आया, फिर एलिमेंट फाउंड आया। होना चाहिए कि नहीं? सीधा आना चाहिए एलिमेंट फाउंड, चाहे वो आखिरी इंडेक्स पे हो या जहाँ भी हो। इसके लिए मुझे कुछ लॉजिक लिखना पड़ेगा। अब वो लॉजिक कहाँ लिखा जाए यही नहीं पता। नहीं, कहाँ लिखना पड़ेगा? अगर मान लो कि एक लूप और मैं चला दूं यहाँ पे गिनती के लिए, क्या? फॉर जे इन और रेंज डाल दूं मैं यहाँ पे। क्या रेंज डाल दूं? LOA डाल सकता हूँ, LOA। और इसको किसके अंदर डाल? अब रही बात फॉर आई इन, या फिर इसको हम आई को इसमें डाल सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, क्योंकि अरे तो एक एक वैल्यू को उठाएगा। तो हम इससे भी हो सकता है कि इसको ही बना दें आउटर लूप, इसमें बना दें इसको आउटर लूप, और इसके अंदर एक हम लोग और क्या चला दें, एक लूप चला दें फॉर जे इन। और इसको यहाँ पे क्यों लिखा हूँ मैं? यहाँ से शुरू होनी चाहिए ना। फॉर जे इन, और क्या डाल सकते हैं हम? रेंज। और यहाँ रेंज में क्या डाल देंगे? ये। अब सवाल ये है कि इसमें एक वैल्यू तो आ गया है। अब ये चूंकि 0 से शुरू किया है, अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जब तक ये रेंज पूरा ना हो जाए, जब तक इसका रेंज पूरा ना हो जाए, आई मीन हम बोलेंगे यहाँ पे I is not equal to ATF, is equal to ATF एलिमेंट फाउंड, और ये ब्रेक कर देगा। लेकिन यहाँ लॉजिक मुझे लगाना पड़ेगा कि जब ना मिले तो क्या कर दो, ये वाली बात यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, है ना। इफ, अब जे में तो वही 0 1 2 काउंट होगा ना। इफ जे
इज लेस देन, अगर जे क्या हो, छोटा हो, लेस देन LOA, लेस देन अगर क्या हो, इवन बराबर भी हो जाए तो क्या हो जाना चाहिए, LOA। तो क्या करो, कंटिन्यू कर दो। तो क्या कर दो, कंटिन्यू कर दो, कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू करने का मतलब क्या होगा, आगे के लाइन पे जाएगा ही नहीं, आगे जाएगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही बराबर होगा क्या होगा, ये लाइन पे आ जाएगा, जैसे ही बराबर होगा इस लाइन पे आ जाएगा। अब अगर मान लिया जाए कि मैंने यहाँ पे 4 एलिमेंट लिया, 10, 20, 40 और 30, हमें टोटल 4 एलिमेंट है। किस एलिमेंट को सर्च करना है, मान लो हमें 40 को सर्च करना है, तो क्या आ रहा है, एलिमेंट फाउंड आ रहा है कि बार बार आ रहा है वो, बस एक बार आ रहा है एलिमेंट फाउंड, करेक्ट। अब रन करते हैं दूसरे, एक तो हमारा जो था ग्लिच उसे हमने ख़त्म कर लिया, दूसरे ग्लिच के ऊपर आते हैं। 4 एलिमेंट लेता हूँ मैं, 40, 20, 30 और 10, और मान लो कि मैं 50 सर्च करूँगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं बताया, जबकि होना क्या चाहिए था। अभी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व किया, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी है, वो क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट को नहीं सर्च कर पा रहा है ना। कि अगर ये लेस देन ये LOA है, LOA का मान लो कि वैल्यू 4 था, और J का वैल्यू कहाँ तक जाएगा, अप टू 3 तक जाएगा, अप टू क्या हो जाएगा 3, तो 3 लेस देन 4, तो कंटिन्यू किया, कंटिन्यू। और नहीं तो क्या करना है, इसको नहीं वाले में डाल देना है, एल्स वाले पार्ट में डालना है। इसको किस में डालना पड़ेगा, एल्स वाले पार्ट में डालना पड़ेगा, जो हमने नहीं डाला था। इसको कट कर दो, कितने एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 20, 10, 40 और 30। बाय द वे हमने 10 सर्च करना है, तो क्या आ रहा है, एलिमेंट फाउंड आ रहा है, सही काम कर रहा है यहाँ तक लॉजिक। और इस बार हमने डाला 50, तो मेरा ही बैंड बजाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट 3 ही डालता हूँ, कम ही डालना पड़ेगा मुझे, और सर्च करता हूँ 50। ओहो, क्या रहा है, इंटर एलिमेंट टू फाइंड। थोड़ा सा कहीं पे गलती हम कर रहे हैं, लॉजिकली कहीं मिस्टेक है। अगर ये J का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, ये लूप नहीं भी चलाएंगे तो चलेगा, ये लूप नहीं भी चलाएं हम तो भी चलेगा। एक नॉर्मल वेरिएबल अगर ले लूँ मैं, तो उससे भी काम हम कर ही सकते हैं। एक इनिशियल वैल्यू मैं ले लूँ, अगर हम एक नॉर्मल भी वेरिएबल लेकर के काम करना चाहें तो कर सकते हैं। वो नॉर्मल वेरिएबल क्या लेना पड़ेगा, एक नॉर्मल वेरिएबल लेना पड़ेगा इसी के ब्लॉक में। मान लो कि मैं यहाँ पे k ले रहा हूँ, k का वैल्यू क्या कर ले रहा हूँ, 1 रख ले रहा हूँ। क्या रख ले रहा हूँ, 1 रख ले रहा हूँ। अब हम डायरेक्ट यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि अगर k क्या हो, छोटा हो, है ना, तो कंटिन्यू करो, और छोटा नहीं हो तो इसे प्रिंट कर दो। k 1 से अगर काउंट हुआ है, अगर लेंथ 4 है, ठीक है, लेकिन k को इंक्रीज भी करना है, तो k को कहीं इंक्रीज किया हूं मैं, हाँ, k का वैल्यू हमने लूप के बाहर ही रख लेते हैं k को, और k का वैल्यू 1 रख लेते हैं। अब k को हर बार हमें क्या करना है, इंक्रीज भी करना है, चाहे वो ट्रू हो या फॉल्स हो, डजेंट मैटर। मुझे यहाँ पे k प्लस प्लस या k इक्वल टू, चलो हटाओ, k प्लस प्लस या k इक्वल टू k प्लस 1 डाल देते हैं। k के वैल्यू को इंक्रीज करना है बाई 1।
3 एलिमेंट डालते हैं 10, 20, 30 और खोजते क्या है 50। क्या मसला है अभी? इंटर एलिमेंट टू फाइंड द फाइंड इन द कंटिन्यूअस स्टेटमेंट। ये कब तक काम करेगा? जब लेस देन रहेगा। लेस देन रहेगा तभी तक ना। तो मान लो कि k का वैल्यू बढ़ कर के क्या हो गया, LOA में मान लो कि 3 एलिमेंट हमने डाला था तो उसका लेंथ क्या निकाल लिया था 3। k का वैल्यू अगर 3 से छोटा है, मतलब k का वैल्यू अगर 3 हो गया तब तो ये ट्रू नहीं होना चाहिए, ये वाला चलना चाहिए, है ना। मान लो 3 रखता हूँ 10, 20 और 30 और खोजता क्या हूँ 50। क्या एरर लग रहा है इसमें? अगर मिल गया तो ठीक है, ये दिखा रहा है, नहीं मिला तो क्या दिक्कत है? कंटिन्यू तब तक करो जब तक कि k का वैल्यू क्या नहीं है, उससे छोटा है। मान लो k ओवरऑल ये 4 वैल्यू या 3 वैल्यू मैंने रखा, k का वैल्यू जैसे ही 3 पहुंचेगा, मतलब 3 से छोटा नहीं है, छोटा नहीं है मतलब क्या, एल्स वाला पार्ट चलेगा, एल्स पार्ट चलेगा तो ये प्रिंट होना चाहिए। इफ k इज लेस देन, जब तक k उससे छोटा है, इफ i इक्वल टू क्या, लेस देन इक्वल टू k, इफ i इक्वल टू ETF, अगर ETF का वैल्यू है तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो एलिमेंट फाउंड, करेक्ट। और अगर ऐसा नहीं है मतलब एल्स क्या होना चाहिए, एल्स कॉन्टिन्यू, नहीं तो क्या करो, उसको बाईपास करो, कंटिन्यू। जैसे ही ये उसके बराबर हो जाए, प्रिंट एफ, नहीं तो क्या आना चाहिए, एलिमेंट नॉट फाउंड, क्या आना चाहिए, एलिमेंट नॉट फाउंड। मान लो 3 एलिमेंट रखते हैं 10, 20, 30 और मान लो कि मुझे 20 को देखना है, तो एलिमेंट फाउंड तक तो चल रहा है। मान लो कि फिर हम 3 एलिमेंट रखते हैं 10, 20 और 30 और खोजते हैं क्या है 40। काम क्यों नहीं कर रहा? अच्छा,
इस बार एक गलती मैंने किया है, के के वैल्यू को क्या नहीं किया है, के इज इक्वल टू के प्लस 1, के वैल्यू को हमने इंक्रीज नहीं किया। एक रीज़न ये था अभी, मान लो 3 एलिमेंट 10, 20 और 30, क्या डालता हूँ 40 डालता हूँ, क्या आएगा नॉट। एलिमेंट नॉट फाउंड के नीचे ब्रेक लगाने पर नहीं काम करेगा? ब्रेक क्यों लगाएगा, ब्रेक तो लगाने एक बार जब भी नहीं मिला तो उसको ब्रेक कर दिया। ना, ब्रेक तो तब है कि जब मिल जाए तो ब्रेक कर दो। ये वाला पार्ट जो है ये अपना कहाँ चल रहा है, दिक्कत कंटिन्यू कहाँ, लॉजिकली मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। अगर मैं क्या चाह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करो, कहाँ से स्टार्ट करो, इसको है एलिमेंट फाउंड, और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो क्या करो, तो पहले ये चेक करो कि क्या उसके बराबर है ये, I mean, ये इसके बराबर आया है अभी नहीं। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा कि इक्वल टू क्या LOA आ गया है। अगर आ गया है तब तो सीधा प्रिंट कर दो कि एलिमेंट नहीं मिला, एलिमेंट नॉट फाउंड, ऐसा लिख दो कि नहीं मिला। लेकिन अब इसके पहले हमने इफ नहीं लिखा, इफ, और उसके बाद क्या करना है, अब इसका भी एल्स पार्ट होगा। एल्स पार्ट में क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देना है। लेकिन मुझे इस वाले में क्या करना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा, के वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा। नहीं तो के इक्वल टू के प्लस क्या कर दूं, 1 कर दूं, के इक्वल टू के प्लस 1 कर दिया। अब देखता हूं 3 एलिमेंट 10, 30 और 20, खोजना क्या है हमको, खोजना है मान लो 20, एलिमेंट फाउंड आ रहा है कितना, 3 एलिमेंट 10, 20 और 30, खोजना क्या है 40, एलिमेंट क्या मसला है, अभी तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगर के का वैल्यू क्या हो जाए के इक्वल टू के प्लस 1, के इक्वल टू के प्लस 1, एल्स वाले पार्ट में नहीं रहेगा बल्कि ये फॉर वाले ब्लॉक में रहेगा। 3 एलिमेंट 10, 20 और 30, खोजना क्या है 5, एलिमेंट नॉट फाउंड, कहाँ से इशू है, के का वैल्यू 1 से है और LOA में लेंथ निकाल लिया। अगर के उसके बराबर हो जाए, के किसके बराबर हो जाए, लेंथ के बराबर हो जाए, नहीं भी मिला और बराबर भी है तो क्या कर दो, एलिमेंट नॉट फाउंड। हर बार वो चेंज होता गया, अब देखो कि क्या उसके बराबर नहीं रहेगा तो ठीक है, लेकिन के अगर लेंथ के बराबर हो जाए, 3 के बराबर हो जाए, अब मिला भी नहीं तो क्या कर दो, लॉजिकली सही है, वो गड़बड़ लग रहा है। ग्लोबल के
के को नहीं समझ पा रहा। अगर नहीं मिला तो देखो कि क्या के एल ओ ए के बराबर है, लेंथ के बराबर है। अगर बराबर हो गया मतलब आखिरी एलिमेंट तक पहुंच गया। नहीं, लेंथ प्लस 1 के बराबर है। लेंथ हालांकि तो पूरा निकलेगा, लेंथ बोले तो 3 एलिमेंट है तो 3 आ जाएगा। 1 से स्टार्ट किया ही मैं, लॉजिकली कहीं एरर नहीं। चलो इसको करके देखना, नहीं होगा तो देखेंगे कहीं कुछ है जो क्लिक नहीं कर पा रहा है, क्योंकि लॉजिक मेरे को भी पूरा सही लग रहा है। अभी जो करेक्शन मैंने किया वो पूरा सही है। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो इसको देखेंगे, खामखा टाइम ज़्यादा खा गया। है कुछ नहीं, छोटा सा चीज़ यहीं पे कहीं है ग्लिच जो के को नहीं है समझ पा रहा है। और हमारा कंसर्न लॉजिक क्या है वो अगर तुम लोग समझ रहे हो तो समझना कि अगर मिल गया तब तो ठीक, नहीं मिला तो क्या करो, चेक करो कि क्या वो आखिरी इंडेक्स है। आखिरी इंडेक्स कैसे पता चलेगा? जब के का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? एल ओ ए के बराबर हो जाएगा। अब के को हर इटरेशन में क्या कर रहे हैं, बड़ा करते जा रहे हैं, तो पहली बार में के का वैल्यू 1 रहेगा और एल ओ का वैल्यू तो 3 है, तो बराबर तो है नहीं। हाँ, अगर बराबर है नहीं, बराबर जब होगा तब प्रिंट कर दो, यही बात ना। चलो इसको यहीं